जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के जितने भी करेंट अफेयर आपने पढ़े हैं उसका टेस्ट लेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। अगले 2 दिन तक उत्कर्ष सर बाहर गए हैं, तो इसी तरीके से आपके जितने भी आपने करंट अफेयर पढ़ा है हम उसे टेस्ट के माध्यम से आपको आपके बीच रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 1 जुलाई 2023 महीने के लिए भारत का जीएसटी संग्रह क्या है। आपके ऑप्शन ये हैं, देखकर अपना उत्तर दें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, 1.65 लाख करोड़। व्याख्या देख लें। उत्तर सी सही है। वस्तु एवं सेवा कर से भारत का सकल राजस्व जुलाई 2023 में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर कितना 1.65 लाख करोड़ को पार कर गया। जुलाई का संग्रह पिछले महीने के जीएसटी संग्रह से कितना अधिक है, 2.2% अधिक था। हालांकि 10.8 पर यह पिछले साल के इस महीने के राजस्व की तुलना में जुलाई 2021 के बाद से संग्रह में सबसे धीमी वृद्धि थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या गुजरात। तो किसने किया? ऑप्शन ए, असम ने। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन के थीम क्या थी? गीत के साथ वन। और पर्यावरण विभाग के अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन और लकड़ी आधारित उद्योग WBI पंजीकरण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। यह एक पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों द्वारा राज्य भर में कुल 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पौधे लगाना है। तो ऐसे प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि वह पर्यावरण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं कि उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो कहाँ यह किया गया है आयोजित? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या देख लें। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 कार्यक्रमों का उद्घाटन करने के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश का दौरा करने वाली हैं। उन्मेषा क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और लोक और जनजाति प्रदर्शन कला का उत्कर्ष महोत्सव। ये दोनों का मतलब आप समझ लीजिएगा। यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा क्रमशः साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है? गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारत में चिकित्सीय देखभाल, कल्याण और योग सहित चिकित्सा उपचार चाहने वाले विदेशी नागरिकों को पूरा करने के लिए किस आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है। आयुष प्रणाली या भारतीय चिकित्सा के तहत इलाज चाहने वाले विदेशी आगंतुकों के लिए एक समर्पित वीजा कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयुष वीजा की शुरुआत की गई है। तो ये भी याद रखिएगा, किसके लिए? विदेशी आगंतुकों के लिए। स्टार लैब स्टेशन वोयाजर स्पेस और किस संस्था का संयुक्त उद्यम है? कौन? स्टार लैब स्टेशन, बोइंग, एयरबस, स्पेस एक्स या ध्रुव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है आपका ऑप्शन बी, एयरबस। आइए इसकी व्याख्या देख लें। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028-2030 तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते के साथ अपने संचालन के लिए अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के हिस्से के रूप में ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बदलने की दृष्टि से नासा ने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। वोयाजर स्पेस और एयरबस ने स्टार लैब स्टेशन के निर्माण और संचालन के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने की घोषणा की है। संयुक्त उद्यम में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और उसके सदस्य देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों को सेवा देने के लिए एक यूरोपीय संयुक्त उद्यम इकाई होगी।
अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य पूरे राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण करा रहा है? मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या केरल? तो कौन करा रहा है? ऑप्शन बी, बिहार। पटना उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को इसे जारी रखने की अनुमति देने के एक दिन बाद बिहार का जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू हुआ। बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण कराने के फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह सर्वेक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट द्वारा अनुमोदित 500 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव विरोधी अपने नियमों पर फिर से विचार करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? सामाजिक न्याय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या कौशल विकास मंत्रालय? तो कौन है यह? ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। आइए देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों और अन्य अल्पसंख्यकों के संबंध में भेदभाव विरोधी अपने नियमों और दिशा निर्देशों पर फिर से विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया था, जहां शीर्ष अदालत ने सरकार से परिसरों को जातिगत भेदभाव से मुक्त बनाने के लिए उठाए गए सकारात्मक कदमों को स्पष्ट करने के लिए कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धारा 370 को खत्म करने का अधिकार किसके पास है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1957 में संविधान सभा भंग होने के बाद भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 को खत्म करने की शक्ति बरकरार है। अनुच्छेद 370 के खंड 3 ने राष्ट्रपति को अनुच्छेद को निष्क्रिय करने या इसे संशोधित करने की शक्ति दी, लेकिन एक प्रावधान के तहत यह आवश्यक बना दिया गया था कि इस तरह के कदम की सिफारिश जम्मू कश्मीर संविधान सभा द्वारा की जाएगी। उस समय की बात है यह। वित्त वर्ष 2022-23 में सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM ने अपना अब तक का सबसे अधिक सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया। 1.01 लाख करोड़, 2.01 लाख करोड़, 3.01 लाख करोड़, 4.01 लाख करोड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन बी, 2.01 लाख करोड़। व्याख्या देख लेते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकारी ई मार्केट प्लेस ने 2,01,113 करोड़ का अपना अब तक का उच्चतम सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में पाया गया कि 22 में से 10 वस्तुओं के लिए GEM पर कीमतें अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की तुलना में 9.5% कम देखी गई। ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण अंकित मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर क्या है? 5%, 12%, 18% या 28%? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन डी, 28%। वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद ने हाल ही में आयोजित अपनी 91वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घोड़े पर लगाए गए दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% कर लगाने के अपने पहले के फैसले पर कायम रहने का फैसला किया। काउंसिल ने कहा कि 1 अक्टूबर से 28% GST लागू होगा। किस संस्था ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से प्रकाशन जारी किया? किसने जारी किया? यह नीति आयोग ने, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने, UNEP ने, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? तो किसने जारी किया? ऑप्शन बी, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के एक हालिया प्रकाशन से पता चलता है कि देश में पाए जाने वाले लगभग 5% पक्षी स्थानिक हैं और दुनिया के अन्य हिस्सों में इसकी सूचना नहीं दी गई है। भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक वाला प्रकाशन हाल ही में ZSI के 108वें स्थापना दिवस पर जारी किया गया था। भारत
1353 पक्षी प्रजातियों का घर है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो वैश्विक पक्षी विविधता का लगभग कितना 12.40% प्रतिनिधित्व करता है। इन 1353 पक्षी प्रजातियों में से 78 यानी 5% देश में स्थानिक है। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं अगला प्रश्न, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या थाईलैंड? तो कहाँ पर? ऑप्शन सी, नेपाल में। नेपाल में बौद्ध भिक्षुओं के विशेष पाठ के साथ भूमि पूजन समारोह के बाद लुम्बिनी में भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया। 1.60 अरब रुपए की लागत वाला हेरिटेज सेंटर जीरो नेट तकनीक से बनने की उम्मीद है और यह 1.5 साल में पूरा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने 2022 में श्री मोदी जी की लुम्बिनी यात्रा के दौरान संयुक्त रूप से आधारशिला रखी थी। अगला है कि भारत किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है? बांग्लादेश, श्रीलंका, लाओस या कंबोडिया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, श्रीलंका। भारत ने अपने विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के वित्त पोषण के लिए श्रीलंका को अग्रिम रूप से 45 करोड़ सौंपे हैं। यह अग्रिम भुगतान के रूप में परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कुल धनराशि का 15% है। परियोजना का लक्ष्य चेहरे, आइरिस और फिंगरप्रिंट डेटा सहित जीवनी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करना है, जिसे एक केंद्रीकृत प्रणाली में संग्रहित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में उपविजेता रहा? लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणय, के श्रीकांत या चिराग शेट्टी? तो कौन थे? ऑप्शन बी, एच.एस. प्रणय। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के एच.एस. प्रणय ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल फाइनल में चीन के किससे हारे हैं? चीन के वेग होंग यांग से 3 गेम की रोमांचक हार के बाद उपविजेता रहे। यह केरल के 31 वर्षीय खिलाड़ी, केरल के रहने वाले हैं। मई में मलेशिया मास्टर्स का दावा करने के लिए वेग को 3 गेम्स के खेल में हराया था। अगला है कि किस संस्था ने अभी भी तैयार नहीं रिपोर्ट जारी की? ऑक्सफैम इंटरनेशनल, विश्व बैंक, नैसकॉम या जोखिम क्षितिज? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, जोखिम क्षितिज। आइए व्याख्या देख लेते हैं कि क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स की स्टिल अनप्रीपेयर्ड शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के प्रमुख बैंक जलवायु जोखिमों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। यह तब हुआ है जब देश को 2022 में 365 दिनों में से 314 दिनों में चरम मौसम की घटनाओं का सामना करना पड़ा। विश्लेषण में बैंकों को जीवाश्म ईंधन बहिष्करण नीति, उत्सर्जन प्रकटीकरण, जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और शुद्ध शून्य लक्ष्य सहित कई मानदंडों पर रैंक किया गया है। अगला है कि सुर्खियों में रहने वाले राजीव गौबा भारत में किस पद पर हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव या मुख्य चुनाव आयुक्त? कौन है? ऑप्शन बी, कैबिनेट सचिव हैं यह। आइए इसकी व्याख्या देख लें। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को हाल ही में 1 और वर्ष के लिए सेवा में विस्तार मिला, जिससे वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कैबिनेट सचिव भी बन गए। राजीव गौबा से पहले बी.डी. पांडे 1972 से 1973 तक सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव थे। राजीव गौबा 30 अगस्त 2024 तक पद पर रहेंगे। यह तीसरी बार है जब उनकी सेवा को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। भारत में हिमालयी गिद्ध के बंदी प्रजनन का पहला उदाहरण किस राज्य में हुआ? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या उत्तराखंड? तो ऑप्शन ए सही है, असम। शोधकर्ताओं ने असम राज्य चिड़ियाघर गुवाहाटी में भारत में हिमालयी गिद्ध के बंदी प्रजनन का पहला उदाहरण दर्ज किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत हिमालयी गिद्ध भारतीय मैदानी इलाकों में एक शीतकालीन प्रवासी है और उच्च हिमालय का निवासी है। किस देश ने अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन इंटर
ऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया? रूस, पाकिस्तान, चीन या पापुआ न्यू गिनी? तो किसने? ऑप्शन बी, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की कैबिनेट ने अमेरिका के साथ एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। एक ऐसा कदम जो दोनों देशों के बीच वर्षों के अविश्वास के बाद रक्षा सहयोग में एक नई शुरुआत का संकेत देता है और इस्लामाबाद के लिए वाशिंगटन से सैन्य हार्डवेयर प्राप्त करने के रास्ते खोल सकता है। एक सर्कुलेशन सारांश के माध्यम से कैबिनेट ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संचार, अंतर संचालन नीता और सुरक्षा समझौता ज्ञापन, जिसे CISMOA के नाम से जाना जाता है, पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी। किस संस्था ने जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित की? जल शक्ति मंत्रालय, नीति आयोग, वापकोस या भारतीय नौसेना? तो किसने की? ऑप्शन बी, नीति आयोग ने। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने जल संरक्षण और कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों में जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा और दृष्टिकोण स्थापित किया। जल तटस्थता को कुल मीठे पानी की खपत के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जल उपयोग शामिल है, जो जल उपयोग दक्षता और संरक्षण प्रयासों में सुधार लाने के उद्देश्य से रणनीतियों के माध्यम से प्राप्त मात्रात्मक जल बचत के बराबर या उससे कम होना चाहिए। कौन सी संस्था चावल मूल्य सूचकांक जारी करता है? नीति आयोग, FAO, IMF या US फेडरल रिजर्व? तो कौन? FAO, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी ने बताया कि चावल मूल्य सूचकांक 2.8% बढ़ गया, जो लगभग 12 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यह वृद्धि भारत द्वारा लगाए गए मजबूत मांग और निर्यात प्रतिबंधों के कारण हुई, जिससे प्रमुख निर्यातक देशों में कीमतें प्रभावित हुईं, जैसा कि खाद्य और कृषि संगठन के सभी चावल मूल्य सूचकांक से संकेत मिलता है। तो यह आपके 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के सभी करंट अफेयर जो आपने पढ़े हैं उसके टेस्ट के माध्यम से आपका रिवीजन कराया गया। आगे 2 दिन सर नहीं रहेंगे और बाकी जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उससे जुड़ने के लिए सर ने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।